हेलो फ्रेंड, दिस इज आशीष सक्सेना, मिस्टिक एंटरप्रेन्योर एंड योर गाइड टू द प्रॉमिस्ड लैंड। आज हम बात करेंगे तंत्र के बारे में और तंत्र की शुरुआत के बारे में, तंत्र के रूट्स के बारे में, और तंत्र का और ब्लैक मैजिक का क्या आपस में कनेक्शन है। ब्लैक मैजिक मतलब काला जादू अपन जिसको बोलेंगे, इसका और तंत्र का क्या आपस में कनेक्शन है और क्यों इन चीज़ों को जोड़ के देखा जाता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि तंत्र शुरू कहाँ से हुआ। तो जो असल जो तंत्र है, जो असल तंत्र की जो शुरुआत है, जो रूट्स हैं तंत्र की, वो लाई करती हैं प्री वैदिक एरा के अंदर। मतलब उससे वेदों के आने से पहले भी या किसी भी ऑर्गेनाइज रिलीजन के आने से पहले भी जो आदिवासी कल्चर था उसमें जो एक उनका गांव का ओझा होता है या होता था, आज भी होता है, तो वो ओझा लोगों का इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए या उनको आगे के भविष्य के बारे में बताने के लिए, जो भी अपन कहें स्पिरिचुअल जो भी क्वेरीज होती हैं उनके लिए वो ओझा उपलब्ध था उनको, और वो उनके सारी समस्याएं सब कुछ ठीक करता था। उसको आज की भाषा में विच डॉक्टर बोलते हैं। तो वो डॉक्टर भी था, इलाज भी करता था, और जो भी रिलीजन, जो आज हम जिसको रिलीजन समझते हैं, उस तरह के जो स्पिरिचुअल इश्यूज होते हैं वो भी वो सॉल्व करता था और भविष्य के बारे में भी बताता था। तो एस्ट्रोलॉजर भी था, डॉक्टर भी था और प्रीस्ट भी था, सब कुछ था वो एक ही ओझा। तो उनके जो तौर तरीके थे, उनके जो चीज़ें थी, वो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड थे, क्योंकि उस वक्त सब लोग नेचर के बहुत करीब रहते थे। जो हमारी आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है आजकल की, वैसा नहीं था, और सब कुछ नेचर से ही उनको लेना देना था। खाना वगैरह सारी चीज़ों की ज़रूरतें नेचर से ही पूरी होती थी। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो खुद कोई आर्टिफिशियली बनाते हो। उनका रहने का तरीका सब कुछ नेचुरल था। तो जो भी उनके तौर तरीके थे वो नेचर से जुड़े हुए थे। तो यहाँ अगर हम समझें तो जो तंत्र की जो शुरुआत है, या आज भी अगर तंत्र की हम रूट्स की बात करें तो वो नेचर में ही मिलेंगे हमको। नदियों में, आपको जंगलों के अंदर, पेड़ों के अंदर, इनसे ही कनेक्टेड है। दूसरा जो उनकी जो अप्रोच थी, दूसरी जो अप्रोच थी स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो इस तरह से थी कि जैसे कि हम अपने पूर्वजों से हम चलते चले आ रहे हैं। तो पूर्वजों से कनेक्शन स्थापित करना, उनसे बात करना, ये उनके कल्चर में एक एम्बेडेड चीज़ थी। मतलब एक ऑटोमेटिकली, मतलब वो उस तरह से कनेक्टेड थे, और वो जो भी उनकी बातचीत थी वो उसी तरीके से होती थी कि हम कैसे पूर्वजों से कम्युनिकेट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अभी मॉडर्न साइंस कभी रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन जो हम जिस तरफ जा रहे हैं, साइंस जिस तरफ जा रही है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है कि उनको ये मालूम था कि ब्रह्म एक चीज़ है, और एक पतली सी शीट से हम दो दुनियाओं के बीच में एक पतली सी दीवार या पतले से कपड़े की परत है, और परत कहीं पे पतली है, कहीं पे मोटी है। ये बातें उनको पहले से उस टाइम में, प्री वैदिक एरा में, आज के हज़ारों साल पुरानी बात हो गई है, तब से उनको ये बात पता थी। कैसे पता थी और क्या थी, ये तो बहुत मुश्किल है इस बात को समझना, लेकिन उनको ये सब बातें मालूम थी। और यही तंत्र की स्पेशलिटी है कि वो इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके ही जो करंट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफ की चीज़ें हैं, उनको वो सॉल्व करते हैं। ये एक ख़ास बात है इसमें, और ये सब जगह आपको मिलेगा। इवन मतलब यहाँ इंडिया में मिलेगा, आपको अमेरिका में मिलेगा, जहाँ पे भी आदिवासी कल्चर अभी भी थोड़ा बहुत बाकी बचा है, अमेज़न वगैरह जहाँ हम देखते हैं जंगलों में, अफ्रीका में, तो वहाँ आपको ये चीज़ें क्लियर दिखेंगी। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इन्हीं चीज़ों के। तंत्र बोलते हैं हम लोग, कोई वूडू बोलता है, हुडू बोलता है, ऐसे अलग अलग उनके नाम है, लेकिन है एक ही चीज़। और बहुत ही पवित्र चीज़ थी, बहुत ही पवित्र चीज़ है आजकल। अगर अभी भी अपन आदिवासी बात करें, इवन आप अभी छत्तीसगढ़ या झारखंड में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे ज़्यादा मंदिर नहीं है। वहाँ पे अभी भी इसी तरीके से पेड़ों की और इसी तरीके से पूजा होती है। यहाँ पे कोई मूर्ति या कोई भगवान ऑर्गेनाइज रिलीजन के, हिंदू रिलीजन के, किसी भी रिलीजन के नहीं है। इसी तरह से अभी भी उनका सारा काम इसी हिसाब से चलता है। तो इसी के साथ में पॉइंट आता है लोकल, जैसे लोक देवता अपन बोलते हैं, जैसे कि शाकिनी, डाकिनी, ये जो देवियाँ जिनकी बात होती है, ये कभी किसी ज़माने में देवियाँ थी। आज के समय में इनको जब इनके बारे में बात की जाती है तो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये सब देवियाँ थी। फिर उसके बाद अगर हम सिर्फ अगर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर उसके बाद में जब वैदिक एरा आया और वेद आए, और उसके बाद में हवन और ये सब चीज़ें शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं तंत्र में ये सब चीज़ें जुड़ने लग गई। हवन भी जुड़ गया, जैसे तांत्रिक हवन करते हैं आजकल, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेसिक और प्योर तंत्र है उसके अंदर हवन की कोई जगह नहीं है।
और उसमें जो भी ऑफरिंग्स या जो भी चीज़ें की जाती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हैं। कश्मीर शैविज़्म की बात करें तो कश्मीर शैविज़्म भी एक उसका मॉडर्न टाइम में तंत्र माना जाता है। ये सब 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में डेवलप हुआ ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट लिखे गए तंत्र के बारे में, कि तंत्र को भी ऑर्गेनाइज किया गया बाकी सिस्टम्स की तरह। इसी में उप पुराण की रचना हुई, महाकाली पुराण जैसे अपन बोलेंगे, उप पुराणों की रचना हुई। और इसके बाद में ही तंत्र को एक नई दिशा मिली, जिसमें हवन भी आ गए और सारी चीज़ें आ गई, उसमें तिथि आ गई, नक्षत्र आ गए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। लेकिन बेसिक जो तंत्र है वो आज भी जितना क्रूड फॉर्म में उसको प्रैक्टिस किया जाता है उतना ही वो इफेक्टिव होता है। तो क्रूड फॉर्म जो है वो आपको अभी भी आदिवासी इलाकों में मिलेगा कि वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मॉडर्न टाइम्स में या पहले भी जो समाज के हिसाब से, क्योंकि समाज हमारा जो है वो वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करता हुआ चल रहा है, देन भक्ति मूवमेंट आ गया, तो वो उसको अजीब मानते हैं कि उनकी प्रैक्टिसेस बहुत अजीब हैं। पर अजीब आपके लिए हैं, लेकिन एक्चुअली उनके लिए वो बहुत होली है, बहुत पवित्र है उनके लिए। वो भगवान का ही दर्जा रखते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे और ये सब चीज़ें। तो अगर जैसे बाकी जगह मंदिरों में प्रे करने जाते हैं तो वहाँ वो अपने पेड़ों को, पौधों को या पूर्वजों को उनको प्रे करेंगे। तो बात वही है, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसको उसी तरीके से समझने की और लेने की ज़रूरत है। और एक चीज़ आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनाइज रिलीजन हैं उनके साथ साथ में ये हमेशा चल रहा है, एक जैसे कि शैडो की तरह से, परछाई की तरह से साथ साथ चल रहा है। बुद्धिज़्म के अंदर ये वज्रायन तंत्र के रूप में है, इस्लाम के अंदर सिफली इल्म के रूप में है, हिंदुज़्म में इसको हम तंत्र के रूप में देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में विचक्राफ्ट और एक्सॉर्सिज्म जो पार्ट है उसके रूप में हमें ये एक साथ में पैरेलल जैसे कोई शैडो चल रही है उस तरह से चल रहा है कि जो मेन स्ट्रीम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसमें से इसको ओमिट कर दिया गया है, इसको अनदेखा कर दिया गया है, इस पार्ट को नहीं देखा जा रहा है। ये इसी तरह से हो गया जैसे कि कुछ लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और बाकी लोगों को अनपढ़ और गंवार समझते हैं। ये उसी तरीके से सोशल एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है कि ऑर्गेनाइज रिलीजन में जो भी चीज़ें हैं वो तो सही हैं और बाकी चीज़ें सब गलत हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो आदिवासियों के लिए ये सब चीज़ें थी, आज भी ये सब बहुत होली और पवित्र हैं, उसी तरह से जिस तरह से बाकी लोगों के लिए भगवान, ईश्वर वगैरह होते हैं, ऐसे उनके लिए ये सब चीज़ें भगवान की जगह ही हैं। नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, पूर्वजों की आत्माएं, ये सब चीज़ें उनके लिए पवित्र चीज़ें हैं। वो ये मानते हैं कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। और इसके भी कई फ़िलासफ़िकल कंसेप्ट्स निकले कि पूरी दुनिया की एक ही आत्मा है और वो सब चीज़ों के अंदर है। ये सारी बातें फ़िलासफ़िकली निकली हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको अगर किसी ने इस्तेमाल किया सही तरीके से तो वो तंत्र के अंदर, और इस ऑकल्ट एक और नाम दे दिया गया है, इसके अंदर उसको बिल्कुल सही प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ किया गया है। अब इसके साथ ये भी एक पॉइंट आता है कि क्योंकि अब जो मॉडर्न एरा है और हम लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और जिस तरह से, और जो हमारा माइंडसेट है वो साइंस को ज़्यादा अप्रूव करता है कि साइंस ज़्यादा, या हम हर चीज़ को साइंटिफिक अप्रूवल मांगते हैं हर चीज़ का। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, कोई मेडिसिन भी हो तो वो अगर प्रॉपर साइंटिफिक कम्युनिटी उसको अप्रूव करेगी तभी हम उसको खाएंगे। तो अब दिक्कत ये आती है कि अगर हम तंत्र की प्रैक्टिस कर रहे हैं और तंत्र से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं तो हमें उसका कोई मेन स्ट्रीम अप्रूवल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक तरह की एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कोई आदमी अगर उसने वेस्टर्न तरीके से या मॉडर्न तरीके से पढ़ाई लिखाई करी है तो उसका एक सॉल्यूशन है। ये इशू मेरे साथ भी आया था। तो इसका जो इसका आसान तरीका है, इसका जो आसान सॉल्यूशन है वो क्या है? वो ये कि आप ये समझें कि आज की जो साइंस है, अभी की साइंस, वो साइंस नहीं जो हमने पढ़ी है 30-40 साल पुरानी साइंस है हमें जो पढ़ाई गई है, या और भी आप समझ लीजिए 50 साल पुरानी साइंस है जो हमें पढ़ाई गई, और आज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कम से कम एटलीस्ट 20 ईयर्स पीछे की साइंस है। जो करंट साइंस चल रही है, जो करंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो इस बारे में क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। यही ब्लैक मैजिक, यही तंत्र, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आगे के चीज़ों को समझने के लिए और सब डेवलपमेंट के लिए, और हम लोग इसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम उस मॉडर्न जो भी साइंटिफिक रिसर्च अभी हो रही है उसको अगर हम उसको पढ़ें, उसको समझें, तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो तंत्र के जो बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको लोग समझते हैं कि ये बहुत ही पुरातन हैं और आदिवासी हैं और
बहुत ही असभ्य हैं, अगर उसको समझेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे। जो ये आदिवासी ओझा और आज भी जो शैमन हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको सब कुछ मालूम है, बस को एक्सप्रेशन उनका चेंज कर दिया। और अगर उसको मॉडर्न साइंस अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पा रही है तो वो वही सारे कंसेप्ट्स हैं जो वापस से लौट के आ रहे हैं। एक मेरे को बहुत इससे इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए मेरे को एक बहुत बुक से बहुत हेल्प मिली है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसको पढ़ें। और उसका नाम है रियल मैजिक, डॉक्टर डीन रेडिन की किताब है ये। और इसको अगर आप पढ़ेंगे और डॉक्टर डीन रेडिन को फॉलो करते हैं अगर आप और उसको समझते हैं बात को, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि तंत्र क्या चीज़ है और मॉडर्न साइंस उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है बिना उसको क्रेडिट दिए हुए। जो जिसका वो हकदार है, तंत्र जिसका हकदार है, वो उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है और उसको आज भी आइसोलेट करके और एक पुरानी अलमारी के अंदर बंद कर दिया गया। आप समझें कि जो खजुराहो के मंदिर हैं, क्या हम श्रद्धा लेके जाते हैं खजुराहो के मंदिर देखने जाते हैं तो, या हम एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह या आर्ट फॉर्म की तरह उसको देख रहे हैं? ये असल में वो भी पूजा स्थल ही हैं उसी तरीके से जैसे बाकी पूजा स्थल होते हैं। लेकिन यही स्थिति तंत्र के साथ कर दी गई कि उसके सारे जो पवित्रता जो थी उसकी वो पूरी ख़त्म, नष्ट कर दी गई है और उसको एक ऐसे डराने का या कोई नेगेटिव चीज़ बना दी गई है। तो ये कंसेप्ट अगर हमारे दिमाग से क्लियर हो जाएगा तब हम तंत्र की सही मायने में रिस्पेक्ट कर पाएंगे और तब हम सही मायने में तंत्र को प्रैक्टिस कर पाएंगे। कि काला जादू ही एक्चुअली कई फिलोसफिकल उसमें टर्म्स में बात आई है कि जो वाइट मैजिक या वाइट मैजिशियन की जो चाबी है वो ब्लैक मैजिशियन के पास है। इसका क्या मतलब है कि काले जादू से ही सफ़ेद जादू का रास्ता है। तंत्र में हीलिंग आप कर सकते हैं, बीमारियां ठीक कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसको देखा किस तरह से जाता है, बुरी तरीके से। और जितने भी कानून बने या जो भी चीज़ें बनी वो इस तरह से बनी कि मतलब तांत्रिकों को रोकने के लिए, तंत्र को दबाने के लिए बने। जितनी भी चीज़ें बनी है, कोई भी चीज़ आज आप मतलब जैसे बाकी लोग पूजा कर रहे हैं ऐसे ये भी एक पूजा का ही सिस्टम है, एक और सिस्टम है पूजा का, लेकिन इसको बिल्कुल उल्टे तरीके से लिया गया। खैर, तो आने वाले जो ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है इसमें, और आने वाले जो अभी और सीरीज़ बनेंगे उसके अंदर इस बात को मैं और एलेब्रेट करता चला जाऊँगा कि किस तरह से आप जो तंत्र एक पावरफुल मीडियम है, इसको आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जैसी जो बातें चलती हैं कि भाई किसी ने किसी पे जादू कर दिया या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया या किसी का काम धंधा बांध दिया या किसी को बीमार करने के लिए किसी के ऊपर कोई जादू टोना किया है, ये सारी जो बातें हैं इनको आप खुले दिमाग से समझ पाएंगे। ये सब सच है, असलियत है। इनको नज़रअंदाज कर देने से हम इससे बच नहीं सकते कि हम इससे भाग जाएं। ये सारी बातें सच हैं, पूरी तरीके से सच हैं। इसको समझ कर ही हम इसको काउंटर कर सकते हैं और दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी अगर प्रोफेशनल हम अगर तंत्र कर रहे हैं या अगर हम तंत्र को समझ रहे हैं या तंत्र की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग है, मैं बताना चाहूँगा। इसको कोई भी कर सकता है, बिना डरे हम इसे कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान उपाय है। इसमें क्या करना है कि आपको 3 दिन रेगुलरली, 3 शाम या 3 रात हम लेंगे, किसी आग का एक हमें पेड़ फाइंड आउट करना है। आग का आंकड़ा बोलते हैं उसको, मदार बोलते हैं, उसका एक पेड़ हमें फाइंड आउट करना है और रोज़ हमें शाम को उस पेड़ के नीचे दिया जलाना है 3 दिन। तीसरे दिन हम जब दिया जलाएंगे तब हमें कुछ पत्तियाँ वहाँ से तोड़ लेनी है और उनको पेड़ को ये बोलना है कि मैं कुछ आपसे पत्तियाँ लेना चाहता हूँ और मैं अभी पत्तियाँ लेके जाना चाहता हूँ, ऐसे बोल के कुछ पत्तियाँ हमें तोड़ लेनी है। उन पत्तियों को घर पे लाके किताब में रख के सुखा दें, दबा दें, किताब में रख दें और कुछ 10-15 दिन में सूख जाएंगे। जब वो सूख जाएँ तो उसको बिल्कुल क्रश करके पाउडर बना लें, चाहे तो मिक्सी में चला लें अपन, उसको बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा। उसके बाद हमें दिया लेना है और मिट्टी का या पीतल मेटल कोई भी दिया लें, उसके अंदर जो बत्ती है उसके साथ में उसको पाउडर को लगा दें और सरसों के तेल का दिया हमें जलाना है। अब ये दिया हम जला सकते हैं अगर घर में कोई बीमार है या कोई हमें ऐसा लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई सोल है या आत्मा भूत या ये सब चीज़ें हैं, या हमें लगता है कोई जादू टोना है, तो उसको दिया जलाने से वो सब चीज़ें कट जाएंगी, वो सब चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। आप खुद उसका इफेक्ट देखेंगे। जिस दिन वो दिया जलेगा तो आपको कितनी अच्छी नींद आती है और कितनी घर में शांति आती है, कितनी पॉजिटिविटी आती है। एक छोटा सा प्रयोग मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे वीडियोज़ हैं वो कुछ आपके काम आ सकें, ना कि हम सिर्फ
नॉलेज शेयर कर रहे हैं। इसमें कुछ मतलब मेरा पॉइंट ये कि स्पिरिचुअलिटी जो फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी हो कि वो कुछ इस्तेमाल की जा सके डेली यूज़ के अंदर। तो ये भी एक छोटा सा तांत्रिक प्रयोग है। इसमें आप हनुमान जी के मंदिर में जलाएंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और भी अच्छी जानकारी मैं आने वाले एपिसोड्स में आपको और दूंगा तंत्र के बारे में और काले जादू के बारे में कि काला जादू से आप सफ़ेद जादू कैसे कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। जय माता।